बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैनेजिंग प्रोजेक्ट, उसको करेंगे डिस्कस। जिसके अंदर हमने उसकी आउटलाइन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पे जो डिस्कसेबल टॉपिक्स हैं वो हैं, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्केजुलिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसमें पर्ट एंड सीपीएम हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। उसके बाद प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स हैं, देन वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम, कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ्स एंड प्रोजेक्ट, एंड क्रिटिक्स ऑफ पर्ट एंड सीपीएम। ये बेसिकली हमारी इस चैप्टर की क्या है, समरीज हैं। वेरी क्विकली जी आगे चलते हैं चैप्टर की डिटेल की तरफ, जहाँ पे हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लें, अब यहाँ पे आते हैं जी। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक की बात कर रहे हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कई साल, मतलब कई सौ साल पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझा गया था, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पर आपने ये देखा कि जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें बड़ी तरक्की की है आफ्टर वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या था, बेसिकली लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे थे। जैसे इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, जैसे रोड्स, जैसे ब्रिज पुल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सेम टाइम पे नहीं आती, या आप ये समझ लें कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सडनली बिल्ड नहीं होती, बल्कि इनके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग शामिल होती है, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग प्रोसेस पे चल रही होती हैं। कुछ लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ये इस हवाले से भी प्रोजेक्ट जो है अपनी इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं कि हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या प्रोजेक्ट के अंदर कितने फेजेस होते हैं। तो हमारी पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 3 किस्म के फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, हमारा अगर पेपर में सवाल आएगा, क्वेश्चन कुछ यूँ करके आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट ए नोट ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, या वो बातें आप लिख लें जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर उसके बाद आप उसमें लिखेंगे कि उसके 3 फेजेज़ हैं। पहला फेज़ है प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, वो ये कहता है कि प्लान बेसिकली, जैसा कि आपको ये पता है कि स्ट्रेटजीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। यानी प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्ट्रेटजीज़, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर वो ये कहता है कि projects can be defined as a series of related tasks directed toward a major output, and uh, in some forms a project organization is developed to make the sure existing program continue to run the smoothly on day to day basis while new projects are successfully completed. अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने ये बात इंश्योर करनी होती है कि जो न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या उससे प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, मेंटेन हैं, चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। इन बातों को हमने क्या करना होता है, अश्योर करना होता है। अब नेक्स्ट वन जी, हमारा यहाँ पे ये बात अगेन कर रहा है जी, हमारी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 वो ये कहते हैं वर्क कैन बी डिफाइंड विद अ स्पेसिफिक गोल एंड डेडलाइन। काम जो है वो स्पेसिफिक डेडलाइन पे ख़त्म हो। दूसरे नंबर पे वो कहता है द जॉब इज़ यूनिक और समवट इनफेमिलियर टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जॉब जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी आप जॉब असाइन कर रहे हैं, वो यूनिक होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज़ द कहते हैं द वर्क कंटेन्स द कम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड टास्क रिक्वायरिंग स्पेशलाइज स्किल्स। यानी जो भी काम है उसके लिए स्पेशलाइज स्किल्स का होना ज़रूरी है। द प्रोजेक्ट इज़ टेम्परेरी बट क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट आर्जी तौर पे होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे होता तो टेम्परेरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए तो समझिए ये आपकी बड़ी अचीवमेंट होती है। द प्रोजेक्ट कट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल लाइन
यानी प्रोजेक्ट जो है वो लिमिट क्रॉस करके, मतलब कि आपकी जो लिमिट है उससे भी आप ज़्यादा काम करें या उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेने की ट्राई करें। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे ये था बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि प्रोजेक्ट के जो हमारे फेजेस होते हैं प्लानिंग वाला, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे वो बात करता है जी प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन बंदा होता है जी? ये प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा होता है जो कि क्या कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, उसको परसीव करता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली क्या कर रहा होता है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, किन किन बातों का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ये कहता है पहले नंबर पे, ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर फिनिश्ड इन द प्रॉपर सीक्वेंस एंड ऑन टाइम। ये प्रॉपर सीक्वेंस के साथ वो जो है एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं, ऑन टाइम ख़त्म होती हैं। द प्रोजेक्ट्स कम्स इन द विद इन द बजट्स, कि क्या जो भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो बजट्स के अकॉर्डिंग है भी है या नहीं है। द प्रोजेक्ट्स मीट्स इट्स क्वालिटी एंड गोल्स, कि जो हमारी क्वालिटी थी क्या हमने उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या उस क्वालिटी को हमने सस्टेन किया हुआ है। एंड द फोर्थ वन इज़ द प्रोजेक्ट असाइन टू द प्रोजेक्ट रिसीव द मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन नीडेड टू डू देयर जॉब्स। और नेक्स्ट वन इज़ द जो प्रोजेक्ट है क्या लोग जो हैं वो मोटिवेट हो भी रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, और क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जा रही है कि नहीं की जा रही। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उसके कुछ टास्क होती हैं। उसके बाद एथिकल इश्यूज फेस्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जी। कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, जैसा कि OPM के हर टॉपिक के लास्ट में लिखे हुए हैं। वो इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, वो ये कहता है द प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफन डील with number one is the offer of gifts from the contractor, pressure to alter status report to marks the reality of delays, false report for the charges, time and expenses. Fourth one is the pressure to compromise quality to meet the bonus or penalty schedules. चारों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों जो इश्यूज आते हैं एथिकल या रिलेटेड बेसिस पे होते हैं। वो कहते हैं ऑफर्स ऑफ द गिफ्ट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बेसिकली जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, फर्दर आप उसको ऑफ़र करते हैं। जैसे आप अक्सर टीवी न्यूज़ पे सुनते हैं ना कि लोग जो ये लैंड माफिया है, ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाले जो पर्सनस हैं, ये जनाब एक एक साइन करने के क्या कर रहे होते हैं, हज़ारों पैसे ले रहे होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट जिन लोगों ने फर्दर इस पे काम करना होता है, ये भी फिर क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे हैवी अमाउंट वालों रिश्वत लेते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि डिले जब हो जाता है ना, तो डिले के लिए वो क्या करते हैं जी, अगली पार्टी पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, फॉल्स रिपोर्ट देते हैं, भाई इस वजह से हम लोग डिले हो गए हैं। मतलब कह देंगे जी ज़ल्ज़ला आ गया था, लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, CPEC प्रोजेक्ट शुरू हो गया इसीलिए सारी लेबर वहाँ पे चली गई है। फिर जनाब आप ये कह लें कि कोई भी ऐसे रीज़न, जी आग लग गई थी तो ये इंसिडेंट्स हो गए थे, मतलब कि हालात ठीक नहीं थे। तीसरे नंबर पे वो ये कहता है कि फॉल्स चार्जेस, मतलब कि गलत चार्जेस जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने कुछ इक्विपमेंट या कुछ मटेरियल परचेज़ किया है तो वो 20-30% उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा करके रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ अगर 100 की है तो उसकी कीमत वो 250 करके रखेंगे। तो जैसे अगर आपको याद हो तो छोटू गैंग के बारे में एक ऑपरेशन किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। तो वो जो छोटू गैंग के अगेंस्ट पंजाब पुलिस के जवानों को भेजा गया था, जिसमें से कई नौजवानों की शहादत हुई थी। उसकी रीज़न क्या थी कि उन्हें जो इक्विपमेंट दिया गया था वो इक्विपमेंट बिल्कुल लो क्वालिटी का था, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था। तो जब उन्होंने पाक आर्मी को दिया तो उन्होंने जनाब अपने इक्विपमेंट के साथ जब उन्होंने फ़ाइट की तो वो बिल्कुल ठीक और सही सलामत से उन्होंने ऑपरेशन कामयाब कर लिए। तो यहाँ से ये बात खुल गई कि पंजाब पुलिस के लिए जो इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया गया था वो इक्विपमेंट है सस्ता था, लोकल था, लेकिन उसके रेट डबल बता के गवर्नमेंट से पैसे लिए गए हैं। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, फॉल्स रिपोर्ट दी जाती हैं। और उसके बाद वो ये कहता है कि प्रेशर टू कंप्रोमाइज़ द क्वालिटी टू मीट द बोनसेस और पेनल्टी स्केजुअल्स, यानी क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि NLC यानी एक ऐसी फर्म है जो क्या कर रही होती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये जो रोड्स वगैरह होते हैं इसका ठेका उसको मिला होता है कंस्ट्रक्शंस वगैरह का। अब इसी तरह की कुछ कंपनीज़ और भी हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, जो कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशर वगैरह दे रही होती हैं या प्रेशर वगैरह जो है वो डाल रही होती हैं ताकि लोगों को पेनल्टी जो है वो ना पड़े। ये बेसिकली क्या होता है, एथिकल कुछ इश्यूज़ आते हैं। मतलब ये लोग अक्सर औकात प्रेशर दूसरी साइड से भी डालते हैं। आप अक्सर ये देख रहे होते हैं ना, आप जब GT रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जब एक सिटी से दूसरी सिटी में आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक जंप सा लगता है।
तो उसका मतलब ये है कि दूसरे शहर की जो रोड होती है वो दूसरे ठेकेदार ने बनाई होती है, यानी ये एक मिसकंसेप्शंस बनी है जी। जब भी आपको ऐसे जंप लगता है आप समझ जाया करें कि दूसरे ठेकेदार की रोड स्टार्ट हो गई है। तो लेकिन अगर आप वही जो सफ़र है वो आप मोटरवे पे कर रहे हैं, तो मोटरवे में आप जनाब मतलब कि मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड पे आप का सफ़र कर रहे होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती कि वहाँ पे किसी किस्म का क्या होगा कि डिले होगा या किसी भी किस्म का वहाँ पे को प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिकली क्या है, ये इसमें एक चीज़। दूसरे नंबर पे आता है इसमें WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। पहले हमने यहाँ पे बात की प्रोजेक्ट मैनेजर की, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की कि ये बेसिकली क्या होता है WBS। सो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहते हैं अ हिरार्किकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इनटू द मोर एंड मोर डिटेल कंपोनेंट। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, यानी कि उसको छोटे से छोटे लेवल पे लेकर आते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम अपने काम को मज़ीद से मज़ीद तर आसान बनाते जाएं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है WBS होता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टिपिकली डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंटेंडेड लाइक दिस लेवल। नंबर वन, फर्स्ट लेवल जो है प्रोजेक्ट है, दूसरे लेवल पे वो कहता है मेजर टास्क इन द प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज़ द सब टास्क इन द मेजर टास्क एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्टिविटीज़ और वर्क पैकेजेस इज़ टू बी कंप्लीटेड। ये बेसिकली क्या है, ये WBS के अंदर ये बेसिकली एक हिरार्की आती है कि हम अपने काम को, एक्टिविटीज़ को कैसे और किस लेवल पे डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहला लेवल है जी आपका वो जनाब आपका टॉप लेवल है। दूसरे लेवल 2 है, उस पर आप ये देख सकते हैं उस पर मैनेजर्स होते हैं। लेवल 3 है, उस पर भी जनाब लोग जो हैं फर्स्ट लाइन के मैनेजर्स हैं। लेवल 4 के अंदर भी फर्स्ट लाइन के मैनेजर्स हैं जो कि काम को क्या कर रहे हैं, अमली तौर पे कर रहे हैं। यानी कि ये बेसिकली WBS है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने 3 लेवल पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पर भी लेवल्स होते हैं जिसमें हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं और हर उस सूटेबल पर्सन को सूटेबल एक्टिविटी देते हैं जिसको वो परफॉर्म करने के बाद क्या करता है, कंप्लीट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग WBS के बाद प्रोजेक्ट स्केजुलिंग है जी। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जैसे नाम से ही जाहिर है कि आपने स्केजुअल्स बनाने होते हैं, शेड्यूल्स बनाने होते हैं। तो प्रोजेक्ट स्केजुअल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये बड़ी टिपिकल और बड़ा आप ये समझ लें कि मतलब कि हेडिक वाला एक काम होता है कि आपने जैसे शेड्यूल्स बनते हैं ना, टाइम टेबल वगैरह जो बन रहा होता है पूरे कॉलेज का, डिफरेंट क्लासेस का, तो वो बनाना कोई आसान बात नहीं होती। वो बड़ा एक हेक्टिक एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एलोकेट कर रहे होते हैं टीचर्स को टाइम और उनका सब्जेक्ट्स। फिर एक ही टीचर के लेक्चर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में होते हैं तो फिर आप जनाब क्या कर रहे होते हैं कि आप देखते हैं कि यार क्या कंपेटिबिलिटी है, कैसे हम इसको जनाब एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने एक प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना होता है तो उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि कैसे हमने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है और कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के लिए हम जनाब गेंट चार्ट जो होता है इसका सहारा लेते हैं, हम PERT का सहारा लेते हैं। बेसिकली गेंट चार्ट क्या होता है, इसके चैप्टर्स जो हैं वो आगे आएंगे बड़ी डिटेल में, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। सो नंबर 1 इज़ द गेंट चार्ट। मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जी। सकते हैं कि फेजेस, स्टेजेस, टाइम एटसेट्रा और लीव ब्लैंक, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, हु, और ये जून का महीना है और ये उसकी डेट्स हैं। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है वो आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है जी, आप जनाब यहाँ पे राइट प्रोजेक्ट कैरेक्टर है, उसके बाद एग्री बजट्स हैं, फिर उसके बाद सेटअप फॉरनाइटली कॉल्स हैं एंड बुक प्रोजेक्ट ब्रॉड बोर्ड मीटिंग्स हैं। ये सारी की सारी बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं जो आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर करनी है, ये वो हैं। जैसे इनिशिएशंस हैं, इनिशिएट अगर आपने लेना है तो आप कैसे लेंगे। फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, IT वाले लोग जो हैं जब वो काम करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर है जी चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहा है, फिर ये चीज़ें, फिर HR है, फिर ट्रेनिंग एंड कॉमास है। मतलब ये सारी की सारी वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि मतलब आप जूम करता हूँ मैं अगेन कि आप जो है इसको
अपनी इन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से यहाँ पे लिखें। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप इन एक्टिविटीज़ को ऐसे लिखें सारी की सारी कि मैनेज कौन करेगा, इनिशिएट कौन लेगा, आईटी का कौन सा बंदा होगा, मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आएंगे, एचआर में कौन कौन से लोग होंगे, ट्रेनिंग एंड कॉमर्स हैं, सारी की सारी वो चीज़ें। उसके बाद मतलब कि ये आपको थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड हो गई होनी है मेरे ख्याल से। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये थी गेन चार्ट की मैंने बात की है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग चार्ट यूज टू स्केड्यूल्स रिसोर्सेज एंड एलोकेट द टाइम। थोड़ा सा मज़ीद आगे हम चलते हैं। प्लानिंग चार्ट के साथ साथ हमारा यहाँ पे पर्ट चार्ट भी आ रहा है, ठीक है। पर्ट चार्ट बेसिकली लेकिन अभी यहाँ पे गेन चार्ट की एक एग्जांपल उसने अगेन यहाँ पर भी बताई है, लेकिन हमने एक बड़ी डिटेल वाली एग्जांपल देखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने बात की थी यहाँ पे पर्ट की थी, मैं कोशिश करता हूँ कि पर्ट की भी ना आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, इसको फ़िलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग तक। बाकी जो वीडियो हम अपने अगले लेक्चर में रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।